हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम ऋषि छतवानी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूं और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूं गवर्नमेंट कॉलेज में। इन दिनों में हमारी इनकम टैक्स की एमसीक्यू सीरीज़ चल रही थी। 500 एमसीक्यू हमारा टारगेट था इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आज इस वीडियो के साथ हमारा वो टारगेट पूरा होगा। और ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए जो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग यूजीसी नेट कॉमर्स एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। सो आज भी हम 25 एमसीक्यू करेंगे। पहला क्वेश्चन, सेवानिवृत्त होने पर मान्यता प्राप्त प्रोविडेंट फंड से प्राप्त राशि डैश डैश कर मुक्त होती है। अमाउंट रिसीव फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इज एग्जेम्प्ट। तो सोचिए, अगर कोई एम्प्लॉय है, ये भाई साहब हैं, ये रिटायर हुए और जब रिटायर हुए तो इनको आरपीएफ से फंड मिला। सपोज करते हैं आरपीएफ से इनको 18 लाख रुपए मिले, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड से 18 लाख मिले, तो क्या होगा? ये टैक्सेबल होंगे या एग्जेम्प्ट होंगे? तो सर ये पूरे के पूरे एग्जेम्प्ट होंगे। तीन तरह के फंड होते हैं, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, उससे मिलने वाली राशि एग्जेम्प्ट, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड जिसका एक क्वेश्चन है, उससे मिलने वाली राशि पूरी एग्जेम्प्ट, और एक होता है आपका अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। तो अगर आपको अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड से पैसा मिलता है तो उसमें जो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन होता है, इसको मैंने लिखा सी, और उसका जो इंटरेस्ट होता है आई। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन और जो इंटरेस्ट होता है अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड की मैच्योरिटी पे, वो टैक्सेबल होता है। ठीक है। बाकी ये जो दोनों फंड हैं, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड और रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड से मिलने वाला होल अमाउंट, पूरी की पूरी राशि एग्जेम्प्ट होती है। एक्स्ट्रा नोट्स दे रखे हैं, एक्स्ट्रा नोट्स ज़रूर देखिएगा। कहाँ मिलेंगे? पीडीएफ में मिलेंगी। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। और नहीं मिल रही है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या हमारे ऐप से ले सकते हैं। ठीक है, चलिए। द असेसी कैन क्लेम रिलीफ अंडर डैश डैश फॉर एरियर और एडवांस सैलरी। सो बकाया या अग्रिम वेतन प्राप्त होने पे धारा डैश डैश के तहत निर्धारित राहत का दावा कर सकते हैं। तो आप क्वेश्चन समझिएगा। सपोज कीजिए ये एक एम्प्लॉय है, इसका नाम अजय है। इसका सैलरी को लेके कोई डिस्प्यूट चल रहा था। मान लीजिए गवर्नमेंट जॉब में है और इसका कोई सैलरी को लेके, कैलकुलेशन को लेके डिस्प्यूट चल रहा था। वो डिस्प्यूट मान लेते हैं 8 साल बाद सॉर्ट आउट हुआ। 8 साल सॉर्ट आउट हुआ, उसके बाद क्या हुआ? इसकी जो अभी तनख्वाह है वो 6 लाख रुपए है, वो तो उसको मिली ही मिली, और पुराना मैटर का 16 लाख रुपए इसको मिला। तो इन टोटल इसको 22 लाख रुपए मिला। अब होगा क्या? 22 लाख रुपए मिलते ही ये हायर टैक्स स्लैब में चला जाएगा। हो सकता है कि 6 लाख रुपए की सैलरी होने पे ये 20% टैक्स स्लैब में हो, और 22 लाख रुपए मिल जाने पे ये 30% टैक्स स्लैब में आ जाएगा। तो इसकी ये कैलकुलेशन होगी कि अगर ये जो 16 लाख रुपए हैं ये मुझे उन ईयर्स में मिल जाते जिन ईयर्स के ये हैं, मतलब ये 8 साल का एक साथ मुझे मिला है, अगर वो उन 8 सालों में मुझे टुकड़ों टुकड़ों में मिल जाता तो मेरा टैक्स उतना नहीं लगता जितना मेरा अब लग रहा है। एक साथ मिलने की वजह से मुझे राहत चाहिए। तो जी हाँ, बिल्कुल इसको राहत मिल सकती है। कौन सी धारा है? 89(1), 89(2), 89(3) या 89(4)? तो सेक्शन 89(1). तो सेक्शन 89(1) के तहत ये पर्सन रिलीफ के लिए क्लेम कर सकता है कि एक साथ पैसा जो एरियर चल रहा था वो मिल जाने की वजह से, या कई बार एम्प्लॉय को एडवांस सैलरी मिल जाने की वजह से उसका एकदम से स्लैब चेंज हो जाता है, टैक्स रेट वो हाई परसेंटेज में चला जाता है, तो वो एक रिलीफ ले सकता है। थोड़ा सा लेबोरियस कैलकुलेशन होता है बट कैलकुलेशन हो जाता है, और डेफिनेटली ही कैन क्लेम रिलीफ। ये सही है। ठीक है। निम्नलिखित में से दिए गए किस दान पे 100% कटौती मिलती है? तो अगर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री अकाल सहायता कोष में दान देता है, प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड में डोनेट करता है, तो वो 50% कटौती ले सकता है। दैट मीन्स अगर वो 5 लाख रुपए का दान देगा तो एटीजी के तहत उसको 2.5 लाख रुपए की कटौती मिलेगी। अगर कोई व्यक्ति नेशनल स्पोर्ट्स फंड में कंट्रीब्यूट करता है, डोनेट करता है, तो उसे 100% कटौती मिलेगी। मीन्स 5 लाख का दान देने पे 5 लाख का डिडक्शन मिलेगा एटीजी के तहत। राजीव गांधी फाउंडेशन में कंट्रीब्यूट करने पे 50% कटौती मिलेगी। से 5 लाख एग्जाम्पल के लिए दिया है तो 2.5 लाख की कटौती मिलेगी। जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड में भी कंट्रीब्यूट करने वालों को 50% कटौती मिलेगी। तो इसने कहा था कब 100% कटौती मिलेगी? तो नेशनल स्पोर्ट्स फंड में 100% कटौती मिलेगी। सर ये याद करके जाने पड़ेंगे, बिल्कुल ये लिस्ट आपको याद करके जानी है। जैसे यहाँ पे आप 24 नाम देख सकते हैं जिनमें आपको 100% कटौती मिलेगी। जितना आप
डोनेशन देंगे। इसमें आपकी क्वालिफाइंग लिमिट भी चेक नहीं करेंगे, क्योंकि आप देखेंगे अगर आप जब एटीजी पढ़ेंगे ना तो उसमें दो तरह के दान हैं, डोनेशन है। एक है विदाउट लिमिट वाले डोनेशन जिसमें लिमिट नहीं देखी जाती, एक है लिमिट वाले डोनेशन। अगेन जो विदाउट लिमिट वाले डोनेशन है उसमें दो तरह के हैं, जिसमें आपको कंट्रीब्यूट करने पे 100% डिडक्शन मिलेगी और जिसमें आपको कंट्रीब्यूट करने पे 50% डिडक्शन मिलेगी। तो 100% वालों की मैं कुछ खासियत बताना चाहता हूँ। जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा कोष, नेशनल डिफेंस फंड, प्रधानमंत्री का राष्ट्रीय सहायता कोष, नेशनल रिलीफ फंड, प्रधानमंत्री का आर्मेनिया भूकंप सहायता कोष, प्रधानमंत्री का नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थितियों में राहत कोष, जैसे पीएम केयर्स फंड जो कोरोना के समय बना था। मैं कहना चाहता हूँ कि जिन नामों में अधिकतर प्रधानमंत्री शब्द आता है या राष्ट्रीय शब्द आता है या मुख्यमंत्री शब्द आता है, राष्ट्रीय इस तरह के नाम आते हैं, उनमें आपको 100% कटौती मिलती है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शनल है, प्रधानमंत्री का जो अकाल सहायता कोष है इसको 50% में रखा गया है। इसमें प्रधानमंत्री आते हुए भी 50% कटौती है। बाकी सब में जब जहाँ भी प्रधानमंत्री आएगा वहाँ 100% कटौती है। तो 24 नाम या तो आप याद कर लीजिए, ट्रिक मैंने बताया, प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय, राज्य, मुख्यमंत्री, इस तरह के शब्द आएंगे तो आप समझ जाइएगा। इसके अलावा गंगा माता के आएंगे तो स्वच्छ गंगा निधि और स्वच्छ भारत कोष, और ये जो ड्रग अब्यूजमेंट वाला राष्ट्रीय औषधि दुरुपयोग नियंत्रण निधि है वहाँ पे, इन सब में आपको 100% कटौती मिलेगी। 50% के लिए मैंने बताया, एक तो ये प्रधानमंत्री का अकाल सहायता कोष और एक आप याद कर लीजिए गांधी खानदान, याद करने के लिए है। तो गांधी खानदान में हायरार्की में क्या है, ऊपर हैं जवाहरलाल नेहरू, इनकी डॉटर हैं थी इंदिरा गांधी, इनके बेटे थे राजीव गांधी, बस यहाँ तक ही याद कर लीजिए। तो जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट एंड राजीव गांधी फाउंडेशन, इनमें डोनेट करने वालों को 50% कटौती मिलेगी जितना दान आप देंगे। कर निर्धारण अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रथम अपील की जा सकती है। मान लीजिए असेसिंग ऑफिसर ने ऑर्डर पास किया, उसने कहा कि आपका टैक्स 45,000 रुपये बनता है। सपोज आपने कहा नहीं सर 45,000 टैक्स नहीं बनता, ये तो बहुत ज़्यादा निकाल दिया, मेरा तो टैक्स इतना नहीं बनता। तो अगर आपको असेसिंग ऑफिसर का ऑर्डर सही नहीं लिख रहा तो आप अपील कर सकते हैं कमिश्नर अपील के पास। वहाँ पे भी सुनवाई नहीं होती तो फिर आप अपीलेट ट्रिब्यूनल जा सकते हैं, फिर आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, फिर आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर आपकी जेब अलाउ करती है। तो कहना मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप असेसिंग ऑफिसर के ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं हैं तो यू कैन अपील एट कमिश्नर अपील्स, जो अपील्स के मामले देखते हैं। यहाँ पे कहते हैं कि अगर एक धारा 143(3) के तहत, धारा 144 जो बेस्ट जजमेंट वाली असेसमेंट है, धारा 147 जो इनकम एस्केपिंग असेसमेंट की है, और 153A, इनमें अगर असेसमेंट ऑर्डर पास हुआ हो तो फर्स्ट अपील की जा सकती है कमिश्नर अपील को। ये अपील फॉर्म संख्या 35 में की जाएगी और ऑर्डर देने के 30 दिन के भीतर की जाएगी, और इसकी धारा है 246A। अगर उसके ऑर्डर से भी आप संतुष्ट नहीं हो तो आप अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील कर सकते हैं, 60 दिन के भीतर कर सकते हैं। फॉर्म नंबर 36 है, धारा 253 है। वहाँ पे भी अगर आप दुखी हो तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, वहाँ से भी आप दुखी हो तो आप सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज, राम ने भारतीय कंपनी के 500 अंश हिंदू अविभाजित परिवार को वर्ष 2020 में अंतरित किए। गत वर्ष में प्राप्त लाभांश की आय किसकी आय में शामिल की जाएगी? देखिए राम है, ये एक सदस्य है HUF का, इनको वैसे यहाँ लिखना चाहिए था कि राम एक HUF का सदस्य है। तो खैर, जिस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को ये बिलोंग करता है, इसने एक कंपनी के 500 शेयर्स HUF के नाम कर दिए। अपन कहानी बना लेते हैं कि राम ने अपने पैसे से 500 शेयर्स खरीदे और वो शेयर्स इसने HUF के नाम कर दिए, शायद ये सोच के किए होंगे कि अब जो डिविडेंड की इनकम होगी वो डिविडेंड की इनकम HUF की मानी जाएगी, पर ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। जब आप क्लबिंग ऑफ इनकम वाले रूल पढ़ेंगे तो आप ये पढ़ेंगे कि जब कोई मेंबर इंडिविजुअल अपनी पर्सनल असेट्स को HUF की एसेट्स में कन्वर्ट कर देता है तो भी वो असेट उस इंडिविजुअल की मानी जाती है। वेल्थ टैक्स अब तो ख़त्म हो गया, वेल्थ टैक्स के तहत वो असेट्स उस इंडिविजुअल की मानी जाती है
और उस पे जो इनकम होती है वो भी उस इंडिविजुअल की मानी जाती है। तो ये जो डिविडेंड की इनकम होगी, प्राइमा फेसी भले ही ये एच को मिलती हो, लेकिन ये राम की मानी जाएगी ये इनकम, ठीक है, इंडिविजुअल की। ये धारा 64 में बताया गया है, कहता है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी पर्सनल असेट्स को एच में कन्वर्ट कर देता है तो 31 दिसंबर 1969 ये कट ऑफ डेट है। इससे पहले जो ट्रांसफ़र हो गए सो हो गए, लेकिन इस डेट के बाद अगर कोई भी पर्सन अपनी असेट्स को बिना एडिक्वेट कंसिड्रेशन, बिना पर्याप्त प्रतिफल के एच को दे देगा तो वो असेट्स एच की नहीं मानी जाएगी, वो इंडिविजुअल की मानी जाएगी, और उसकी जो इनकम होगी वो भी इंडिविजुअल की मानी जाएगी, ना कि परिवार की। ठीक है, तो चलो हो गया है, आपको आ गया है इसका समझ में। स्टूडेंट, अगर आपको हमारी ये MCQ क्वेश्चन बहुत अच्छे लग रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने 2000 से भी ज़्यादा MCQ का एक क्वेश्चन बैंक तैयार किया है। उस MCQ क्वेश्चन बैंक के कुछ फीचर्स मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो ये कि ये करंट असेसमेंट ईयर के मुताबिक हैं। हम हर साल हमारा इनकम टैक्स का क्वेश्चन बैंक अपडेट किया करते हैं, तो आपको अपडेटेड MCQ मिलेंगे। दूसरी बात, साथ ही साथ आपको चैप्टर वाइज नोट्स मिला करेंगे। साथ ही साथ हमने 50 सैम्पल पेपर भी दिए हैं ताकि आप देख सकें कि आपने कितनी तैयारी की है और तैयारी का लेवल कैसा है। साथ ही साथ 50 वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे ताकि क्वेश्चनों को अप्रोच कैसे करना है वो अप्रोच आपको सीखने को मिले। ये सारे के सारे क्वेश्चन हिंदी में और साथ ही साथ अंग्रेज़ी में भी हैं ताकि किसी भी मीडियम के स्टूडेंट्स इसको कर सकें। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं और UGC नेट कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये इनकम टैक्स का क्वेश्चन बैंक आपके लिए रामबाण साबित होगा। आप फ़ोन पे भी इसे एक्सेस कर सकते हैं और अगर आप कंप्यूटर या अपने लैपटॉप पे भी इसको देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो ये 2000 MCQ का क्वेश्चन बैंक हमारे ऐप पे अवेलेबल है, ज़रूर देखिएगा, ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। डैश डैश हेतु स्थायी खाता संख्या प्राप्त करना अनिवार्य है। गेटिंग परमानेंट अकाउंट नंबर इज़ कंपलसरी फॉर। तो अगर कोई इनकम टैक्स पेयर है, अगर उसे इनकम टैक्स पे करना है तो उसे अपना पैन नंबर कोड करना पड़ेगा। अगर कोई इम्पोर्टर है, आयातक है, तो उसे दूसरी कंट्री से माल मंगाने के लिए अपना पैन नंबर कोड करना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति GST में असेसी है, GST के तहत उसका असेसमेंट होना है, तो इवन GST नंबर भी आप देखोगे ना, तो GST नंबर 15 डिजिट का होता है। उस 15 डिजिट के अंदर भी बीच के जो 10 डिजिट होते हैं वो पैन कार्ड के ही डिजिट्स होते हैं। तो एक GST के तहत किसी को रजिस्ट्रेशन करवाना है तो भी उसको पैन कार्ड होल्डर होना ज़रूरी है। तो इन सभी को अपना परमानेंट अकाउंट नंबर प्राप्त करना आवश्यक है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग का। एडिशनल डेप्रिसिएशन फॉर प्लांट यूज्ड फॉर मोर देन 180 डेज। आप सबको पता है कि जो प्लांट होता है उस पर 15% डेप्रिसिएशन लगता है, ठीक है। और यूँ कहें कि अगर आपने न्यू प्लांट एक्वायर किया है तो न्यू प्लांट जिस साल में आप खरीदेंगे तो आपको 20% का एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता है। 20% डेप्रिसिएशन मिलता है अगर आप उस एसेट्स को 180 दिन या उससे ज़्यादा यूज़ करते हो। तो इन्होंने यही कहा है कि बताइए एडिशनल डेप्रिसिएशन कितना मिलेगा। अगर हम प्लांट को 180 दिन से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो फिर आपको 20% एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा। ये आपका एक जो है वो ई के साथ कनेक्ट हो गया है। इसके बाद है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट ऑफ इनकम फॉर रेजिडेंट इंडिविजुअल बीइंग सीनियर सिटीजन। तो अगर कोई इंडिविजुअल है, रेजिडेंट है, सीनियर सिटीजन है या सुपर सीनियर है, देख लेना। सीनियर सिटीजन यानी 60 से 80 साल की रेंज वाला है, तो उसकी 3 लाख रुपए तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो ये 3 लाख होता है, तो ये आपका सेकंड जाके सी के साथ कनेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है रेट ऑफ टैक्स ऑन कैजुअल इनकम। अगर किसी ने किस्मत से कोई इनकम कमाई है तो 30% की रेट से टैक्स लगेगा, 30% टैक्स रेट है। तो ये आपका तीसरा जो है वो डी के साथ जाके कनेक्ट होगा। इसके बाद है डेप्रिसिएशन फॉर कंप्यूटर्स पे 40% डेप्रिसिएशन अलाउड होता है कंप्यूटर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पे। तो चौथा आपका ए के साथ जाके कनेक्ट होगा। एंड द लास्ट वन इज़ एग्जेम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। तो अगर आपका पोस्ट ऑफिस में सिंगल अकाउंट है तो 3500 रुपये एग्जेम्प्ट होंगे, जॉइंट अकाउंट है तो 7000 रुपये एग्जेम्प्ट होंगे। तो सामने 3500 रुपये लिखे हुए हैं, तो ये पांचवा आपका बी के साथ कनेक्ट होगा। वहाँ पे ऑप्शंस आएंगे, ओके, थोड़े ऑप्शंस दिख नहीं रहे हैं पर ठीक है। मेरा पहले के साथ ई था, मैंने देखा अभी पहले के साथ ई था तो ये नहीं मैच होगा। दूसरे में देखो पहले के साथ ई लिखा है, सेकंड के साथ ए लिखा है, जबकि सेकंड के साथ सी है तो ये भी नहीं बनेगा। तीसरे में लिखा है पहले के साथ ई है, सेकंड के साथ सी है, तीसरे के साथ डी है, चौथे के साथ ए है, 5 के साथ बी है। वेल ये मैच हो गया है, तो सी इसका आंसर रहने वाला है।
आप सारे ऑप्शन आ जाएंगे, उसके बाद सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक साथ अपने काफ़ी क्वेश्चन कवर हुए। अ पार्टनरशिप कंसिस्ट ऑफ 3 इक्वल पार्टनर्स ए बी सी फर्निश्ड द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर द प्रीवियस ईयर 23-24। एक पार्टनरशिप फर्म है, उसने आपको कुछ डिटेल्स दिए हैं। सैलरी टू पार्टनर्स 4.5 लाख रुपए, प्रॉफिट एज पर द बुक्स ऑफ अकाउंट बिफोर अलाउिंग सैलरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बिफोर अलाउिंग 5 लाख रुपया। डेप्रीसिएशन एज पर द बुक्स ऑफ अकाउंट 1 लाख रुपया, डेप्रीसिएशन अलाउेबल एज पर इनकम टैक्स एक्ट। कमेंट हाउ मच अमाउंट इज डिडक्टेबल ऑन अकाउंट ऑफ पार्टनर सैलरी। वेल, इस क्वेश्चन का जो मतलब हुआ ना वो ये है कि एक फर्म है वो अपने पार्टनर्स को 4.5 लाख की सैलरी देना चाहती है। दे चुकी है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, अगर दे चुकी होती तो मैं ऐड बैक करता, क्योंकि इसमें इन्होंने जो प्रॉफिट दिए हैं वो सैलरी से पहले के प्रॉफिट है, यानी अभी तक सैलरी दी नहीं गई है। खैर, अब मैं आपको बताऊँ कैसे सैलरी देंगे। तो बेसिकली इनकी 5 लाख रुपए की इनकम है। 5 लाख की इनकम में से इन्होंने 20,000 की बदमाशी की है, तो मैं 20,000 रुपये वापस जोड़ रहा हूँ कि सर बदमाशी क्या। देखो, डेप्रीसिएशन जो अलाउड था वो था 80,000, पर इन्होंने डेप्रीसिएशन का खर्चा ज़्यादा दिखाया है। इसका मतलब है इन्होंने डेप्रीसिएशन का एक्सपेंस को ज़्यादा दिखा के अपने प्रॉफिट्स को घटाया है। तो मैं प्रॉफिट्स का एडजस्टमेंट करूँगा, ऐड बैक करूँगा, और इनका सही प्रॉफिट हो गया 5,20,000। इसको हम नाम देंगे बुक प्रॉफिट। 5,20,000 का इनका प्रॉफिट है। अब इस 5,20,000 में से आपको पहले जो 3 लाख हैं उसको अलग करना पड़ेगा, और पीछे जो 2,20,000 है उसको अलग करना पड़ेगा। पहले जो 3 लाख है उसका 90% निकालना है, पीछे जो 2,20,000 है उसका 60% निकालना है। पहली वाली रकम पे 2,70,000 बनेगा, दूसरी वाली रकम पे 2 6 दूनी 12 132 1,32,000 बनेगा। कुल मिला के इनका हो गया 4,02,000 रुपये। हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से मैक्स टू मैक्स इनको 4,02,000 का डेप्रिसिएशन मिल सकता है। दे आर क्लेमिंग 4,50,000, वी कांट अलाउ दैट। हम इनको 4.5 लाख नहीं दे सकते। मैक्स टू मैक्स एज पर द सेक्शन 40B हम इनको 4,02,000 का डेप्रिसिएशन दे सकते हैं। ये ऑप्शंस आएंगे, इसमें से ए आंसर सही हो जाएगा। मैं आपको वापस कैलकुलेशन बता देता हूँ, आप समझ जाएंगे। देखिए, 5 लाख का प्रॉफिट इन्होंने दिखाया, ठीक है, और इन्होंने जो डेप्रिसिएशन लगाया उसे गलत मानते हुए अपन ने जोड़ा, और जो डेप्रिसिएशन दिखा सकते थे उसे अपन ने लिया। आप 20,000 डायरेक्ट कर लो या ऐसे कर लो। तो इनके जो पुस्तक लाभ है, हिंदी में अपन इसको बोलते हैं पुस्तक लाभ, वो आए हैं 5,20,000 रुपये। इसमें से क्या होगा, इसमें से पहले जो फर्स्ट 3 लाख है उस पर 270 का डेप्रिसिएशन बनेगा, पीछे जो 5 में 20 में से 3 लाख हटा के जो रकम बनेगी उस पर 132 बनेगा। ऑल इन ऑल इनका 4,02,000 डेप्रिसिएशन बनेगा, 4,02,000 रेम्यूनरेशन बनेगा। ये लोग जो चाहते हैं वो 4.5 लाख लेना चाहते हैं, तो इनके चाहने से नहीं होगा। आपको विच एवर इज़ लेस, जो बन रहा है और जो लिमिट है उसमें से जो लेस अमाउंट है, लेसर अमाउंट है, उसे अलाउ करना है। तो यही इन्होंने पूछा था, प्रैक्टिकल क्वेश्चन था, हो गया है। कहता है आयकर अधिनियम 1961 के तहत असेसमेंट के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सा कॉम्बिनेशन आय का प्रतिनिधित्व करता है। फॉर द पर्पज ऑफ असेसमेंट अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 विच कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट इनकम। तो आप पहचानिएगा, टैक्स फ्री सैलरी फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयर। वेल, टैक्स फ्री सैलरी आपने वर्ड कम सुना होगा, पर मैं बताता हूँ उसका क्या मतलब हुआ। सपोज कीजिए ये एक बॉस होते हैं और ये काम करने वाला छोटा सा बच्चा इन द सेंस आदमी, एम्प्लॉय होता है। बॉस ने इसे कहा कि हम तेरे को 6,60,000 रुपये सैलरी देंगे, और 40,000 जो तेरा टैक्स बनता है वो भी हम ही दे देंगे। कहने का मतलब है, ई को ये कहा, ई मतलब एम्प्लॉय को हमने कहा कि तू जा मस्त रहे, तेरे को टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, तेरा जो टैक्स बनेगा भी वो हम दे देंगे। मतलब एम्प्लॉयर इज़ ऑफरिंग टैक्स फ्री सैलरी कि तू जहाँ मस्त रहे। मैं ये कह रहा हूँ कि इनकम टैक्स में अगर ऐसा हो रहा है, जैसे मेरी आंखों के सामने ये हो रहा है कि 6,60,000 रुपये एम्प्लॉय को मिल रहा है, 6,60,000 एम्प्लॉय को मिल रहा है और 40,000 उसके बिहाफ पे एम्प्लॉयर टैक्स दे रहा है, तो इनकम टैक्स का गणित ये कहता है कि इस एम्प्लॉय की सैलरी 7 लाख मानी जाएगी। ठीक है, कोई अगर ये एम्प्लॉय जिसका नाम मान लीजिए राजू है, वो ये सोचता है कि मुझे तो टैक्स फ्री सैलरी मिल रही है, टैक्स फ्री का मतलब है कि टैक्स नहीं लगेगा, तो ऐसा नहीं होगा। तेरा टैक्स लगेगा, वो एम्प्लॉयर दे रहा है वो एक अलग बात है, लेकिन टैक्स फ्री सैलरी का मतलब ये कतई नहीं होता कि वो आपकी इनकम नहीं मानी जाएगी। तो मैं बस कुछ ज़्यादा समझा दिया, ये आपकी इनकम मानी जाएगी। यस, पिन मनी रिसीव्ड बाय अ फैमिली मेम्बर। सोचो, एक पत्नी है, एक वाइफ है, उसको अपने पति से
महीने का 5,000 रुपया पॉकेट मनी मिलता है। मान लीजिए पति देव अपनी मिसेस को हर महीने 5,000 रुपये देते हैं या 15,000 रुपये देते हैं घर खर्च चलाने के लिए या नाश्ते पानी के लिए, किसी भी चीज़ के लिए देते हैं, तो इस अमाउंट को बोलते हैं पिन मनी। तो क्या ये वाइफ की इनकम मानी जाएगी? आंसर इज़ नो, क्योंकि इनकम तो पति को हो चुकी, उस पर इनकम टैक्स लगना था तो लग चुका। अब तो वही पैसे का वो एप्रोप्रिएशन कर रहे हैं कि पत्नी को दे रहे हैं कि बच्चों को दे रहे हैं, तो बच्चों को मिलने वाली खर्ची, मिसेस को मिलने वाली खर्ची, ये इनकम नहीं होती। अवार्ड रिसीव्ड बाय स्पोर्ट्स पर्सन, तो सोचो विराट कोहली को मैच की फ़ीस मिलती है 5 लाख रुपए, और आज उन्होंने बहुत बढ़िया खेला तो उनको 2 लाख रुपए का इनाम और मिला, उनको अवार्ड मिला, तो ये 2 लाख रुपए उनकी इनकम, जी हाँ, मानी जाएगी, ये भी उनकी इनकम मानी जाएगी। प्रॉफिट इनकर्ड बाय द एसएससी, अगर कोई बंदा बिजनेस करता है, प्रॉफिट कमाता है, तो वो भी उसकी इनकम मानी जाएगी। इसके अलावा परक्विजिट्स रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय, अगर एक एम्प्लॉय को कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे किसी एम्प्लॉय को कार की फैसिलिटी मिलती है, रेंट फ्री अकोमोडेशन मिलता है, मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, किसी भी तरह की फैसिलिटी मिलती है कॉल्ड परक्विजिट्स, पैसा नहीं मिलता, सुविधा मिलती है, तो वो भी उसकी इनकम का पार्ट माना जाएगा। तो केवल पिन मनी छोड़ दो, पिन मनी को छोड़ के बाकी जो सारे थे वो इनकम थे। अब इनका कोड है 1 2 3 4, 2 मुझे पसंद नहीं है, 2 को मैं नहीं लूँगा, तो जिस भी ऑप्शन में 2 आएगा, अगर जैसे मुझे मान लीजिए सारे एग्जाम में नहीं भी आते ना, पर मुझे पता है कि 2 तो नहीं है, तो 2 वाला ऑप्शन छोड़ दो। इसमें 2 आ रहा है तो ऑटोमेटिक कैंसिल हो गया, इसमें आ रहा है इसमें भी कैंसिल हो गया। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि मुझे पाँचों का अगर नहीं भी पता है तो मुझे 2 को तो छोड़ना है, तो मुझे 2 वाला ऑप्शन नहीं लेना है। इसमें 2 नहीं भी आ रहा है और मेरा आंसर भी हो रहा है, ठीक है, तो मुझे सारे नहीं भी आते, हो सकता है मैं पाँचों में कन्फ्यूज़ होता, तो उस बात को याद रखना जो मैंने भी बताई, ठीक है। चलिए, इसके बाद कहता है द प्रॉफिट फ्रॉम द सेल ऑफ अ मशीन यूज इन अ बिजनेस इज ट्रीटेड एज, तो सोचो कोई बिजनेस है, उसमें एक मशीन थी, उसे यूज़ करते थे, उसे बेच दिया, तो ये कह रहे हैं कि इसे क्या माना जाएगा। मान लो आपने मशीन को निपटाया और आपको प्रॉफिट हो गया, तो उसे क्या बिजनेस की इनकम माना जाएगा, क्योंकि वो असेट्स बिजनेस में यूज़ हो रही थी। ये कह रहा है कि उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा, ये कह रहे हैं कि उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा, ये कह रहे हैं कि उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स माना जाएगा। मैं थोड़ा और बोलता हूँ, अगर कोई मशीन आप पिछले 10 साल से बिजनेस में यूज़ कर रहे थे और अब आपने उसको निपटा दिया, आपको प्रॉफिट हुआ, तो क्या होगा, इस रिजल्ट को क्या कहेंगे? जी हाँ, इस रिजल्ट को कहेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। डेप्रीसिएबल असेट्स, क्योंकि मशीन है तो मशीन डेप्रीसिएबल होती है, बिजनेस में यूज़ होगा तो डेप्रीशन लगेगा। डेप्रीसिएबल असेट्स पे जब भी कोई प्रॉफिट होगा तो उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहेंगे, लॉस होगा तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कहेंगे। केवल ये बिजनेस में यूज़ हो रही है तो इसे बिजनेस की इनकम माना जाएगा, ऐसा नहीं, और 10 साल से यूज़ हो रही है तो लॉन्ग टर्म गेन माना जाएगा। सर वो 36 महीने का नियम, डेप्रीसिएबल असेट्स का रिजल्ट हमेशा शॉर्ट टर्म रिजल्ट होता है। इस क्वेश्चन का आंसर है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड इंडिकेट द करेक्ट कोड। एक तरफ फर्स्ट लिस्ट है, एक तरफ सेकंड लिस्ट है, आपको मिलाना है। इधर लिखा है HRA, हाउस रेंट अलाउंस, सामने ऑप्शन है अ डिडक्शन फ्रॉम इनकम, अ स्टेप टेकन बाय टैक्स अथॉरिटीज़, टैक्सेबल इनकम या पार्टली टैक्सेबल अलाउंस। तो हाउस रेंट अलाउंस क्या है? HRA है पार्टली टैक्सेबल अलाउंस, तो आपका ए जाके 4 के साथ कनेक्ट होगा। हमें पता है कि HRA मिलता है, उसमें से कुछ राशि टैक्सेबल होती है, कुछ कंडीशंस पूरी करो तो कुछ अमाउंट एग्जेम्प्ट भी होता है, तो इसे क्या कहेंगे? पार्टली टैक्सेबल अलाउंस। एग्जाम में सपोज करोगे मुझे 4 में से ये एक भी आ रहा होता तो A4 के सदके ही मुझे सपोज करो ये भी आता होता ना, तो मुझे ये पता था कि C और D तो नहीं है। अब मेरी लड़ाई केवल इन 2 में रह गई, ऐसे ही बता रहा हूँ। दूसरी बात है कैजुअल इनकम सामने ऑप्शन है, तो कैजुअल इनकम इज़ अ टैक्सेबल इनकम। तो अगर आप जो इनकम किस्मत से कमाते हो, आकस्मिक आय कमाते हो, लॉटरी से, ताश खेल के, लॉटरी से या किसी ऑनलाइन गेम में पार्टिसिपेट करके, तो कैजुअल इनकम है एंड दैट इज़ टैक्सेबल इनकम हाईली 30% रेट। तो दूसरा बी के साथ 3 कनेक्ट हो गया, तो बी के साथ 3 यहाँ पे, तो अभी ये दोनों ऑप्शन रेस में बने हुए हैं। कलेक्शन चार्जेस ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़, तो अगर आपको इंटरेस्ट मिला, सपोज कीजिए मुझे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर मिला 15,000 रुपया और इसके कलेक्शन चार्जेस 200 रुपये लगे और मेरे खाते में 14,800 जमा हुए, तो मेरी इनकम 14,800 मानी जाएगी। कहने का मतलब है ये जो कलेक्शन चार्जेस हैं, जितना मेरा खर्चा हुआ इनकम के संबंध में उतनी मुझे कटौती मिलेगी, तो इट विल बी अ डिडक्शन फ्रॉम इनकम, ठीक है। तो सी मेरा 1 के साथ कनेक्ट हो गया,
और सी मेरा एक के साथ इस वाले में है। बाय द वे बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, तो हमें पता है कि अगर कोई एसएससी है उसे नोटिस इशू किए जाएं और वो जवाब ना दे, लगातार कहें गायब रहे, पेशियों पे उपस्थित ना हो, तो फिर जो जज साहब हैं, जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है, वो अपने तरफ से ही बेस्ट जजमेंट कर देता है कि भाई आपका टैक्स इतना बनता है। तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट इज़ अ स्टेप टेकन बाय टैक्स अथॉरिटी। पूरी सुनवाई का अवसर देने के बाद भी सामने वाला अगर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होता है। तो आपका डी के साथ सेकंड कनेक्ट होगा, तो ये सारे गुण यहाँ मिलते हैं, तो आपका आंसर बी होने वाला है। कभी कभी आधे ऑप्शन के साथ भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो थोड़ा सा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज़ नॉट अलाउड एज डिडक्शन वाइल कंप्यूटिंग इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। व्यवसाय और पेशे से आय की गणना करते समय निम्नलिखित में से किस मद की कटौती की अनुमति नहीं है। आपको ये पता है कि हम जो P&L बनाते हैं अकाउंट्स में तो चले वो आप जो चाहे समझ में आए खर्चे लिख दिए, लेकिन इनकम टैक्स के पर्पज़ से P&L के डीआर में आप वही खर्चे लिख सकते हो जो अलाउड हैं। कुछ खर्चे आप नहीं लिख सकते, उसको डिसअलाउड बोलते हैं। तो जैसे डोनेशन टू एनी रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी, बचपन में भले तुमने अकाउंट्स में सीखा हो कि डोनेशन को कहाँ दिखाएंगे, कि P&L के डीआर में दिखाएंगे, लेकिन अगर आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट किया है तो उसे आप बिजनेस इनकम कैलकुलेट करते समय खर्चे के तौर पे नहीं दिखा सकते। तो इस पर क्रॉस लग गया, आप नहीं दिखा सकते। हाँ, अगर आप पंजीकृत राजनीतिक दल को डोनेशन देते हो तो आपको 80 GGC की कटौती मिल सकती है, वो एक अलग बात है। PGPP में हम इसे अलाउ नहीं कर सकते। अगर कोई एम्प्लॉय पैसे का गबन कर गया, घपला कर गया, तो वो आप P&L के डीआर में दिखा सकते हो। यहाँ पे लिखा है मैंने वाई, यस दिखा सकते हो। इसी तरह से अपने बिल्डिंग की रक्षा करने के लिए अगर आपने कोई कानूनी खर्चे किए, किसी वकील को पैसे दिए, ठीक है, तो किसी असेट्स की सुरक्षा के लिए आप जो लीगल एक्सपेंसेस करोगे दैट विल बी अलाउड। यस इन द सेंस आप P&L के डीआर में इसको लिख सकते हो। कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलिंग अ न्यू टेलीफोन, सपोज कीजिए आपने नया टेलीफोन बिजनेस में लगवाया। अब तो टेलीफोन बहुत बच्चों वाली बात हो गई है, पर पहले भारी चीज़ होती थी। खैर, टेलीफोन लगवाने के खर्चे भी आप बिजनेस के अंदर एज एन एक्सपेंस दिखा सकते हो। तो ए की आपको अनुमति नहीं मिलेगी, बाकी सबकी वो आप दिखा सकते हो। ये एक लिस्ट है। वैसे तो आपको मैं एक सिंपल फंडा बताऊं, जो खर्चा आपको लगता है बिज़नेस के लिए ज़रूरी है बिज़नेस को चलाने के लिए, वो अलाउड होता है। पर फिर भी आप मोटे तौर पे क्राइटेरिया याद रख लो। कैपिटल एक्सपेंडिचर आप नहीं दिखा सकते, पर्सनल एक्सपेंसेस आप बिज़नेस के अंदर नहीं दिखा सकते, डायरेक्ट टैक्सेस आप बिज़नेस के अंदर नहीं दिखा सकते। बाकी बहुत सारे जजमेंट के आधार पे देखो कुछ बातें बताता हूँ। माल को ख़रीदने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, सेल के लिए किए गए खर्चे अलाउड। सेल को बनाए रखने के लिए एडवर्टीजमेंट, जनरल एडवर्टीजमेंट है तो वो अलाउड। डे टू डे के जो एक्सपेंसेस है अलाउड। लेबर वेलफेयर के खर्चे अलाउड। अगर आपने वैट या GST वगैरह चुकाया है तो अलाउड। अगर किसी कर्मचारी को बिज़नेस से निकालना ज़रूरी है तो आपने उसको कॉम्पनसेट किया है तो अलाउड। अगर आपने ऑर्डर लाने वाले पट्टे को कमीशन दिया है तो अलाउड। अगर आपने कर्मचारियों की दुर्घटना हो गई और आपने उसे कॉम्पनसेट किया है तो अलाउड। अगर आपने एम्प्लॉयज़ को पेंशन या ग्रेचुटी दी है अलाउड। दशहरा, दिवाली, मुहूर्त आदि पर खर्चा है तो अलाउड। ऐसा चंदा जो बिज़नेस को देने के हित में हो, ये ट्रेड यूनियन को जो आप कंट्रीब्यूट करते हो वो अलाउड है। बिज़नेस और पेशे से संबंधित लीगल एक्सपेंसेस अलाउड हैं। और ठीक है ना, मतलब ऐसे ही बहुत सारी लिस्ट है। मैंने अगेन आप इसको पढ़ लेना। कुछ जैसे डकैती हो गई उससे हानि हो गई, गबन या चोरी से हानि हो गई, दीमक से हानि हो गई, एडवांस मनी डूब गई, ये सब आपके अलाउड की लिस्ट में है। ठीक है, चलिए। फॉर अवेलिंग एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 विच अमाउंट इज़ एलिजिबल फॉर अवेलिंग एग्जेम्पशन। पहला है परचेज कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। तो मैं आपको सेक्शन 54 बता दूं, हालांकि पिछले वीडियो में भी 2-3 क्वेश्चन थे, इस वीडियो में भी है। देखिए, अगर आपके पास कोई मकान था, आपने उस मकान को सेल किया, सेल करने पे आपको गेन हुआ मान लेते हैं 12 लाख का। आप इस 12 लाख को अगर कर मुक्त करना चाहते हैं तो आपको न्यू रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी परचेज करनी होगी। रिपीट, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से होने वाले गेन को एग्जेम्प्ट कराने के लिए आपको न्यू रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी परचेज करनी होगी। ITR फाइल करने की डेट तक आपको ये परचेज कर लेना चाहिए। वैसे पूरी टाइम लिमिट है, ये अगर सेल की तारीख है तो 1 साल पहले या 2 साल आगे तक आप खरीद कर सकते हो। एंड टिल देन
टिल देन आप अपना पैसा कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम 1988 में जमा करा सकते हो। तो अगर रिटर्न फाइल करने के दिन तक आपको सौदा अच्छा मिल जाए तो आप सौदा कर लो, पैसा उसमें इन्वेस्ट कर दो। सेल करने से 1 साल पहले भी अगर कोई सौदा आप कर चुके हो तो भी अच्छा चलेगा। अब अगर आपको सौदा नहीं मिल रहा है तो आप अपना पैसा कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम 1988 के तहत बैंक में खाता खुला के राशि को जमा करा दो, आपको कटौती मिल जाएगी। तो आप ये जब सारे ऑप्शन पढ़ेंगे तो ए में यही लिखा हुआ है कि आप मकान खरीद लीजिए या बनवा लीजिए, बी में लिखा है सीजी स्कीम में जमा करा दीजिए, और थर्ड में दोनों बातें लिखी है। तो ये दोनों बातें सही हैं, ठीक है। तो मैं आपका टाइम ख़राब नहीं किया, मैंने बता दिया, आप ऑप्शन आराम से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इनकम टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो फैमिली पेंशन कहाँ जाती है? अदर सोर्स में, ब्रैकेट में टैक्सेबल होती है। कैजुअल इनकम कहाँ आती है? अदर सोर्स में टैक्सेबल होती है। डायरेक्टर सिटिंग फीस फॉर अटेंडिंग बोर्ड मीटिंग, तो जो डायरेक्टर्स होते हैं वो कंपनी के एम्प्लॉय नहीं होते, तो वो जो मीटिंग्स करते हैं उसके बदले में वो जो सिटिंग फीस चार्ज करते हैं वो उनके लिए इनकम मानी जाएगी और टैक्सेबल होगी। वाइफ रिसीव्स गिफ्ट ऑफ मोर देन 50,000, जनरली किसी को लगेगा कि सर 50,000 से ज़्यादा का गिफ्ट मिलेगा तो अदर सोर्स में जाएगा गिफ्ट वाला सेक्शन। लेकिन आप ये भी तो देखो, ये रिश्तेदार हैं, पति पत्नी आपस में रिश्तेदार होते हैं, तो अगर ये आपस में एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं तो वो इनकम नहीं माना जाता है, इनका वो गिफ्ट की कैटेगरी में नहीं आता, ठीक है। तो रिश्तेदार से गिफ्ट मिलता है या 50,000 से छोटा गिफ्ट मिलता है या शादी के मौके पे गिफ्ट मिलता है तो फिर वो टैक्सेबल इनकम की कैटेगरी में नहीं आता। तो ये वाला जो है ये डी ऑप्शन टैक्सेबल कैटेगरी का नहीं है, ठीक है। चलिए, सैलरी इज डीम्ड टू अक्रू एट द प्लेस वेयर, आपका वेतन उस स्थान पे अर्जित किया गया माना जाता है जहाँ। तो सपोज़ कीजिए कि कोई व्यक्ति है बेंगलोर में अपनी बेंगलुरु में अपनी सर्विसेज देता है और उसकी जो सैलरी है वो मान लीजिए कि दुबई के एक अकाउंट में जमा होती है। तो सर्विस वो रेंडर कर रहा है बेंगलोर में, या और उसकी जो सैलरी क्रेडिट हो रही है वो दुबई में, या उल्टा भी हो सकता है। तो सैलरी उस स्थान पे अक्रू होती है जहाँ सर्विसेज दी जाती है, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा, पेमेंट रिसीव करना एक अलग बात है, मेन इसमें देखा जाता है कि सैलरी उस स्थान पे अक्रू होती है जिस स्थान पे सर्विसेज रेंडर की जाती हैं, जहाँ से सेवाएं प्रदान की जाती हैं। गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम क्लाइंट्स आर, मान लीजिए कोई व्यक्ति है उसे अपने क्लाइंट से गिफ्ट मिलते हैं तो क्या माना जाएगा? उसे प्रोफेशनल इनकम माना जाएगा, अदर सोर्स की इनकम माना जाएगा, नॉन टैक्सेबल इनकम माना जाएगा या सैलरी इनकम? तो सर इसे माना जाएगा प्रोफेशनल इनकम। तो मान लीजिए अगर एक डॉक्टर साहब हैं, उन्हें अपने बहुत सारे पेशेंट से फ़ीस मिलती है और कैश में मिलती है या अकाउंट में पैसे आते हैं, लेकिन एक इनका जो क्लाइंट है वो इनको कोई गिफ्ट देता है, बहुत ही कीमती गिफ्ट देता है, तो फिर वो डॉक्टर साहब सोचें कि ये तो मेरी साइड इनकम है या ये तो टैक्सेबल नहीं होगी। ऐसा नहीं है, क्लाइंट से मिलने वाले गिफ्ट आपकी प्रोफेशनल इनकम मानेंगे। एक मैं एग्जांपल और दूंगा, सपोज़ कीजिए कोई वकील साहब हैं, उनका जो क्लाइंट है जो कि एक बड़ी कंपनी है, वो बड़ी कंपनी इनको 5 लाख रुपए फ़ीस देती है और साथ ही साथ एक रहने का मकान देती है फ्री ऑफ कॉस्ट या फ्री ऑफ रेंट फ्री मकान देती है। तो इसका अनुमानित रेंट निकाला जाएगा और वो उनकी इनकम माना जाएगा, ठीक है। वेल, इसमें कुछ बातें और हैं। जनरली जो गिफ्ट मिलती है वो अदर सोर्स वाले चैप्टर में जाती है जनरली, है ना। और इसके अलावा अगर एक एम्प्लॉय को अपने एम्प्लॉयर से 5,000 से ज़्यादा का गिफ्ट मिलता है तो सैलरी हेड में जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन में साफ लिखा था आपको गिफ्ट आपके ग्राहकों से मिल रही है तो ये आपकी प्रोफेशनल या कहें बिजनेस इनकम माना जाएगा। आगे और देख लीजिए, जैसे एन एम्प्लॉय हैज़ बीन प्रोवाइडेड फ्री मील वर्थ ₹110 per meal for 295 days in the office during office hours. Such facility provided to employee shall be taxable for. वेल, एक कर्मचारी है, मान लीजिए रवि नाम का एक आदमी है, एक ऑफिस में काम करता है, पूरे साल में 295 दिन वर्किंग डे रहे, उसको बॉस ने रोज़ खाना खिलाया जो 110 रुपये कॉस्ट का है, ठीक है, साफ लिखा है 110 रुपये कॉस्ट का है। तो मैं कहूँगा इसमें से अप टू 50 रुपी एग्जेम्प्ट है, 50 एग्जेम्प्ट है, बाकी 60 रुपी पर डाइट टैक्सेबल होगा। तो 295 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो अमाउंट आएगा वो टैक्सेबल होगा, मतलब वो रवि की सैलरी में जोड़ा जाएगा, 50 रुपये तक का एग्जेम्प्ट होगा। इसमें याद रख लीजिएगा खाना ऑफिस आवर्स के दौरान मिला है इसलिए 50 रुपये का एग्जेम्पशन है,
ठीक है, मैं कुछ नियम आपको और बताता हूँ। पहले इसमें समझ लीजिए, इसने पूछा था कर योग्य राशि, यहाँ पे भी ध्यान दिया करो, फिसल मत जाना। कर मुक्त राशि पूछी होती तो 50 रुपये तक यानी मैं सी आंसर देता, लेकिन इसने कर योग्य राशि पूछी है, इसलिए मेरा आंसर ए रहने वाला है। वेल, लेकिन अगर आपको एल्कोहलिक बेवरेजेस, भाई अगर टी कॉफ़ी स्नैक्स मिलेगा तो चलेगा, लेकिन अगर आपको अल्कोहलिक बेवरेजेस मिलेगा तो वो टैक्सेबल होगा। अगर आपको 50 रुपये से ज़्यादा का खाना मिलेगा तो वो ज़्यादा वाला पार्ट टैक्सेबल होगा। अगर आपको ऑफिस आवर्स के बाद खाना प्रोवाइड कराया जाएगा तो वो टैक्सेबल होगा। और अगर आपको मील वाउचर के थ्रू पैसा मिला है, मील वाउचर मिला है और वो मील वाउचर ट्रांसफरेबल है, तो भी वो फिर टैक्सेबल होगा। तो ये सारी बातें टैक्सेबल वाली भी याद रखा करो। और एक रिमोट एरिया का याद रख लो, रिमोट एरिया में 50 रुपये की कोई लिमिट नहीं है। अगर कोई कर्मचारी रिमोट एरिया में काम कर रहा है या ऑफशोर एरिया में काम कर रहा है, वहाँ अगर उसे खाना खिलाया भी जाता है 110 रुपये का या 200 रुपये का भी, तो पूरा पूरा एग्जेम्प्ट होगा। तो याद रखिएगा चीज़ों को। वेल, आगे बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट कैन नॉट बी क्लेम्ड बाय अ पार्टनरशिप फर्म। एक पार्टनरशिप फर्म को कौन सी कटौतियाँ नहीं मिल सकती? एटीजी फर्म को मिल सकती है, फर्म डोनेशन देके एटीजी का लाभ ले सकती है। एटीसी वाली कटौती फर्म के लिए नहीं है। एटीसी की कटौती इंडिविजुअल के लिए है, एचयूएफ के लिए है। एटीडी की कटौती हेल्थ इंश्योरेंस के लिए है। हेल्थ इंश्योरेंस की कटौती भी परिवारजनों के संबंध में होती है, तो वो कटौती भी फर्म को नहीं मिल सकती। एटीआईबी की कटौती मिलती है अगर कोई फर्म क्रूड ऑयल के बिज़नेस में या नेचुरल गैस के बिज़नेस में या कहें कि ये जो पोल्ट्री प्रोडक्ट्स होते हैं या मीट मटन प्रोडक्ट्स होते हैं, फ़िश प्रोडक्ट्स होते हैं, उनके प्रिजर्वेशन या पैकिंग में लगी हुई है, या फ्रूट सब्जियों की पैकेजिंग प्रोसेसिंग में लगी हुई है, तो एटीआईबी वाली कटौती उन खास तरह की इंडस्ट्री में लगी हुई फर्म्स को मिलती है, तो ये मिल सकती है। यहाँ पे यस लिखा है, तो आपको ये दोनों कटौती मिल सकती है। इन्होंने कहा 2, 3, 4। देखिए, अब इसमें भी अगर मुझे श्योर है कि सी और डी नहीं मिल सकती, मान लो मुझे सी श्योर है तो 2 नहीं मिल सकती, तो इसमें 2 आ रहा है तो मैंने कट कर दिया। 1 और 3 मैंने इसको होल्ड पे रखा, इसमें भी 2 आ रहा है तो ये कटौती नहीं मिल सकती, इसमें भी 2 आ रहा है तो ये कटौती नहीं मिल सकती। तो ऐसे भी आप पहचान सकते हो। अगर आपको वैसे आइडिया नहीं लग रहा तो आप एक्सक्लूजन या इंक्लूजन किसी भी नियम से थोड़ा बहुत नज़दीक पहुंच सकते हो ना, ये बहुत काम की चीज़ है। तो यस, आपको वेल इस क्वेश्चन में मैंने क्या कहा आपको, कौन सी कटौती का अच्छा दावा नहीं किया जा सकता, इसमें नहीं किया जा सकता पूछा था, तो 2 और 3 का दावा नहीं किया जा सकता, ये वाला आंसर होगा सर। पूछता कि कौन सा किया जा सकता है, तो 1 और 4 का दावा किया जा सकता है, 2 और 3 का दावा नहीं किया जा सकता। ना, तो फिसल मत जाना जैसे मैं अभी फिसल गया। ये वैसे मैंने बाय द वे अगले पेज पे लिस्ट बना रखी है कि फर्म को मिल सकने वाली कटौतियाँ एक ग्लांस में आप याद करें तो एटीजी की कटौती जो डोनेशन के लिए मिलती है मिल सकती है। पॉलिटिकल पार्टी कंट्रीब्यूशन वाली कटौती मिल सकती है। एटीआईए, आईएबी, आईएसी, आईबी, आईबीए, ये कुछ खास तरह की इंडस्ट्रीज़ को मिलती है, ये सारी कटौती मिल सकती है। आईईबी उसी तरह की है। एटीजीजेए और एटीजेजेए, ये कुछ कटौतियाँ हैं जो फर्म्स के लिए अवेलेबल हैं, करीबन 10 कटौतियाँ। ठीक है, चलिए। इसके बाद है मैच द आइटम्स ऑफ द लिस्ट 1 विद द आइटम ऑफ लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। वेल, पहचानने की कोशिश कीजिएगा। हिंदी में भी है कि किसी कर्मचारी द्वारा नौकरी समाप्ति पर उसके नियोक्ता से प्राप्त मुआवजा, किसी कर्मचारी की विधवा को मिलने वाली पेंशन, विदेश में सेवाएं प्रदान करने के लिए विदेशी भत्ता। तो मुझे ये अच्छे से पता है कि किसी कर्मचारी की जो विडो को पेंशन मिलती है उसे फैमिली पेंशन बोलते हैं और अदर सोर्स में जाती है, तो ये इनकम अदर सोर्स में जाती है, तो मेरा ये कनेक्ट हो गया, बी के साथ मेरा 3 कनेक्ट हो गया। इसके बाद है विदेश में जब कोई भारत का नागरिक विदेश में जाके सेवाएं प्रदान करता है और भारत सरकार उसको अलाउंसेस और परक्विजिट्स देती है, वो तो एग्जेम्प्ट होते हैं, तो उनको आपको जो फॉरेन अलाउंस मिलता है फॉरेन में सर्विसेज रेंडर का, वो फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है इफ़ रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड बाय इंडियन गवर्नमेंट। बच्चों के लिए जो छात्रावास भत्ता मिलता है वो 300 रुपये तक एग्जेम्प्ट होता है, 300 रुपये प्रति बच्चा, 2 बच्चे तक, तो निर्दिष्ट सीमा तक छूट है ना। इससे पहले मैंने वैसे ही बताया था सी के साथ 4 कनेक्ट होगा, अभी मैं ये बोल रहा हूँ डी के साथ 1 कनेक्ट होगा। और अगर किसी कर्मचारी को जॉब से हटा दिया जाता है और उसको फिर कॉम्पनसेट दिया जाता है तो उसे बोला जाता है प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। तो ए के साथ 2 कनेक्ट होगा। तो इस तरह से नीचे जगह कम है
तो आप समझ जाइएगा, मैं चलो लिख देता हूँ, ये वाले आंसर रहेंगे, ठीक है, ये वाला आंसर है, ठीक है, तो आप मिला लीजिएगा। अच्छा ये आ गया है A2B3 काफ़ी प्रेस करने के बाद C4D1, ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ लॉस फ्रॉम अ सोर्स अंडर अ पर्टिकुलर हेड ऑफ इनकम अगेंस्ट द इनकम फ्रॉम अदर सोर्स अंडर द सेम हेड ऑफ इनकम। वेल देखो, मैं एक बात आपको समझाता हूँ। देखो, एक होता है आपका सैलरी हेड, ठीक है, होता है। एक होता है आपका हाउस प्रॉपर्टी हेड, एक होता है आपका पीजीबीपी हेड, एक होता है आपका कैपिटल गेन और एक होता है अदर सोर्स। मैं सिंपल समझाऊंगा बिल्कुल। अगर आपकी एक हाउस प्रॉपर्टी से आपको लॉस हो रहा है और आपकी दूसरी हाउस प्रॉपर्टी से आपको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, तो अभी आप देखो, आप 2 नंबर हेड पे खड़े हो, हाउस प्रॉपर्टी हेड पे खड़े हो, तो इसको अपन बोलते हैं फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम, हाउस प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, और ये है आपकी सेकंड हाउस प्रॉपर्टी यानी सेकंड सोर्स ऑफ इनकम। तो जब आप सोर्स वाइज एडजस्टमेंट करते हो, सोर्स वाइज यानी आप हेड में अल्टा पल्टी नहीं कर रहे हो, आप आजू बाजू के हेड में नहीं जा रहे, आप उसी हेड में खड़े हो, तो इस सिचुएशन को बोला जाता है इंट्रा हेड। स्पेलिंग पे ध्यान देना, इंट्रा बोलते हैं इसको, इंट्रा हेड एडजस्टमेंट, या आप इसको इंटर सोर्स एडजस्टमेंट भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर आप हाउस प्रॉपर्टी के लॉस का कैपिटल गेन से सेट ऑफ करते हैं, या सैलरी और कैपिटल गेन का आपस में प्लस माइनस कुछ करते हैं, तो इसे कहते हैं इंटर हेड एडजस्टमेंट। तो स्पेलिंग पे ध्यान देना, ये जो इंटर हेड एडजस्टमेंट है इसका मतलब होता है आजू बाजू का हेड, ये है इंट्रा हेड। तो ये जो क्वेश्चन में डेफिनेशन लिखी थी ना कि एक ही हेड में विभिन्न सोर्सेज में जब अपन इधर उधर जाते हैं तो इसे अपन बोलते हैं इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। होप मैं आपको समझा पाया। जल्दी बोल देता हूँ, अगर आपका एक बिज़नेस दिल्ली में है, एक बिज़नेस मुंबई में है, आप उसको सेट ऑफ करते हो तो आप हेड चेंज नहीं कर रहे, आप उसी हेड में खड़े हो, तो इसे इंट्रा हेड एडजस्टमेंट कहेंगे। बाकी कैरी फॉरवर्ड आप जानते ही हो कि जब आप आपस के हेड में भी नहीं समझ पा रहे, अड़ोसी पड़ोसी हेड से भी आप एडजस्ट नहीं हो पा रहे, तो फिर आप उस लॉस को आगे के लिए कैरी फॉरवर्ड करते हो। और जब आप किसी और पर्सन की इनकम को किसी और पर्सन के साथ मिलाते हो तो उसे क्लबिंग ऑफ इनकम बोलते हैं। तो ये सारी बातें आपको पता हैं, ठीक है। रितेश के एचयूएफ में स्वयं, उनकी पत्नी और 2 पुत्रों का कर निर्धारण किया जाता है। एचयूएफ की आवासीय स्थिति अनिवासी मानी जाएगी यदि एचयूएफ, वेल आराम से समझिएगा, ये कह रहे हैं कि एक क्वेश्चन है एचयूएफ का, उस एचयूएफ में रितेश है मेन कर्ता, उसकी मिसेज हैं, 2 बच्चे हैं। हमें पता है कि एचयूएफ हो सकता है रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, या हो सकता है नॉन रेजिडेंट। ये क्वेश्चन ये पूछता है कि ये नॉन रेजिडेंट कब माना जाता है। तो अगर इसका जो मैनेजमेंट एंड कंट्रोल है, अगर वो फुल्ली या कहें होली आउटसाइड इंडिया है, तो वो एचयूएफ माना जाएगा नॉन रेजिडेंट। आई रिपीट, ये रूल 3 जगह लागू होता है। जो एचयूएफ होते हैं, जो फर्म्स होती हैं और एओपी होते हैं, अगर इन तीनों का मैनेजमेंट एंड कंट्रोल का थोड़ा सा भी हिस्सा भारत में है, थोड़ा सा भी हिस्सा भारत में है, तो वो रेजिडेंट की तरफ आ जाते हैं। लेकिन अगर ये पूरा का पूरा मैनेजमेंट एंड कंट्रोल भारत के बाहर है, तो स्थिति नॉन रेजिडेंट की बनेगी, ठीक है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। इफ़ इट्स मैनेजमेंट एंड कंट्रोल इज़ होली आउटसाइड इंडिया, तो फिर इस एचयूएफ को नॉन रेजिडेंट कैटेगरी में रखा जाएगा। आगे का पीडीएफ आप डिटेल से पढ़ लीजिएगा। मैं लास्ट बताता हूँ, यदि तीनों प्रकार के करदाता यानी एचयूएफ, फर्म और एसोसिएशन ऑफ पर्सन अनिवासी उस दशा में होंगे जब उनका संपूर्ण नियंत्रण और प्रबंध भारत के बाहर होता है। वेल अगला क्वेश्चन कहता है, नियोक्ता ने कर्मचारी के निजी इस्तेमाल के लिए एक वीडियो कैमरा दिया, इस अनुलाभ का क्या मूल्य है। तो एक आराम से बात समझिएगा, एक बॉस होते हैं बड़े आदमी और एक एम्प्लॉय उनके पास काम करता है। बॉस के पास एक 1.5 लाख रुपए वाला वीडियो कैमरा है, बहुत ही महंगा आलीशान वीडियो कैमरा है, बढ़िया सा। वेल उसने एम्प्लॉय को कहा आप इसे यूज़ करो। तो ये मामला है यूज़ ऑफ मूवेबल असेट्स का। तो अगर ये 1.5 लाख का कैमरा है तो 15,000 रुपया वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स माना जाएगा। 15,000 रुपये एम्प्लॉय की टैक्सेबल सैलरी निकालते समय जोड़ा जाएगा, ये नियम है। और इसका एक नियम और है कि अगर ये कैमरा 10 साल पुराना होता तो फिर इसके लिए टैक्सेबल वैल्यू 0 मानी जाती। या वीडियो कैमरा ना देकर अगर बॉस ने कंप्यूटर या लैपटॉप
इन दो आइटमों को एग्जेम्प्ट किया गया है। तो अगर किसी बॉस ने, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी बॉस ने अपने एम्प्लॉय को कंप्यूटर या लैपटॉप दिया है तो वो फैसिलिटी फुल्ली एग्जेम्प्ट है। बाकी कोई चीज़ है तो 10% ऑफ द कॉस्ट माना जाता है। तो ये इसका आंसर ए रहेगा, 10% ऑफ द कॉस्ट। इसमें एक बात और है, अगर एम्प्लॉयर ने कोई चीज़ किराए पे लेके दी है, बॉस के पास खुद के पास भी नहीं है, एम्प्लॉय को देना भी चाहता है, रेंट पे लेके देता है, तो जितना रेंट बॉस पे करेगा उतना वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स एम्प्लॉय के लिए माना जाएगा। ठीक है, ये सारे नियम यहाँ लिखे हुए हैं, पढ़ लीजिएगा। आगे लिखा है सेक्शन 80 QQB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट डील विथ्स। तो अब तो आपको धाराएं याद हो गई है। धारा 80 QQB किस बारे में है? सरकारी कंपनी से ऋण पत्रों पर ब्याज के बारे में? बिल्कुल नहीं। रॉयल्टी इनकम ऑफ ऑथर्स के बारे में? बिल्कुल सही। सेल रेवेन्यू फ्रॉम टेक्स्ट बुक्स? नहीं। और प्रॉफिट फ्रॉम एक्सपोर्ट्स ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर? नहीं। हमें पता है कि जो ऑथर्स होते हैं, जो किताबें लिखते हैं, अगर उनको रॉयल्टी मिलती है तो 3 लाख रुपए तक रॉयल्टी इनकम में डिडक्शन मिलती है धारा 80 QQB के तहत। एसेंशियल कंडीशंस क्या हैं? ये डिडक्शन केवल रेजिडेंट इंडिविजुअल को मिलेगी और जो बुक जिन्होंने ऑथर की है उनको मिलेगी। वो बुक लिटरेरी यानी हिंदी में साहित्यिक, आर्टिस्टिक यानी कलात्मक, या साइंस नेचर यानी वैज्ञानिक प्रकृति की होनी चाहिए। बुक लिखना उस पर्सन का प्रोफेशन होना चाहिए। आपको रॉयल्टी लमसम यानी एक साथ भी मिल सकती है, कॉपीराइट या रॉयल्टी फ़ीस के तौर पे भी मिल सकती है। अगर आपको 2.5 लाख रुपए मिले हैं तो पूरे 2.5 लाख एग्जेम्प्ट होंगे। अगर आपको 3.5 लाख रुपए मिले हैं तो मैक्सिमम कटौती 3 लाख रुपए तक की हो सकती है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। मैच लिस्ट विथ लिस्ट 2, सेक्शन 6(1), सेक्शन 10AA, सेक्शन 10(1), सेक्शन 10(5). होशियारी तो ये है कि आपको ये सुनते ही याद आ जाए। तो धारा 6 का संबंध होता है रेजिडेंशियल स्टेटस से। धारा 10AA का संबंध होता है सेज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जो एक्सपोर्ट्स यूनिट्स होती हैं, जिनके माल का मोस्टली एक्सपोर्ट्स होता है, सेज यूनिट्स इनको बोलते हैं। 10AA का एग्जेम्पशन सेज यूनिट्स के लिए होता है। धारा 10 है कर मुक्ति की, और पहली उसमें जो पॉइंट लिखी हुई है वो है एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट होती है, धारा 10(1). और धारा 10(5) में बताया गया है लीव ट्रैवल कंसेशन के बारे में, कि अगर कोई एम्प्लॉय 4 साल के ब्लॉक में 2 बार यात्रा करना चाहता है तो उसकी यात्रा पे जो खर्चा होता है वो एग्जेम्प्ट होता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि मुझे सारे नहीं आते, बस मुझे एक आता था। मान लो मुझे ये आता था कि 10AA का संबंध सेज यूनिट से है, तो 2D कैसे मेरा काम हो जाता है। सपोज करो मेरे पास ये ऑप्शन आते A1 B4 C3 D2, D2 C के अंदर आ गया, पर फिर मैं और ऑप्शन देखता हूँ, इसके अंदर D1 आ रहा है तो ये ऑप्शन गलत हो गया मेरे लिए, इसके अंदर D1 है गलत हो गया, इसके अंदर भी D2 है, तो अभी A और D रेस में है। तो फिर मुझे मान लो मुझे याद है कि धारा 6 का संबंध रेजिडेंशियल स्टेटस से है, तो मुझे याद आया फर्स्ट C से जाके कनेक्ट होगा। फर्स्ट C इसमें नहीं है, ठीक है, फर्स्ट C में नहीं है यहाँ पे। अच्छा, यूँ लिखा है A3, अच्छा तो इसको उन्होंने मतलब ABCD की तरह लिखा है ना। देखिएगा नीचे थोड़ा गड़बड़ हुआ है, A B C और D इस तरह से हुआ है। तो मैं एक बार थोड़ा जल्दी वापस बोल देता हूँ। आपका जो A है, ये वाला A वेल गड़बड़ चल रहा है इधर। अच्छा, यूँ उल्टे लिखे हुए हैं, हाँ उल्टे लिखे हुए हैं। ये 1 2 3 4, प्लीज़ नाराज़ नहीं होइएगा। ये मेरा C1 के साथ कनेक्ट होगा। वेल ठीक है, ये आगे पीछे गड़बड़ हो रखा है, C1 के साथ है। हाँ, ये वाला C इस 1 के साथ है, C1 यहाँ पे आ रहा है ना। और क्या था, सेक्शन 10AA, ये D मेरा 2 के साथ कनेक्ट होगा, ये भी मैच हो गया। और ये लीव ट्रैवल वाला जो था ना, ये यहाँ से था, यानी 4B, हाँ ये वाला। ठीक है, D आंसर होगा। वेल थोड़ा समय लग गया, B नहीं। आप मिला लीजिएगा इसको ढंग से, ठीक है। इसके बाद है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80E इज़ अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ। 80E की कटौती आपको किस बारे में मिलती है? अगर आपने घर बनवाने के लिए लोन लिया है, लोन का ब्याज चुकाया है, तो उसकी कटौती तो आपको 80C और HP में मिलती है। आपको पता ही है कि जो आप लोन चुकाते हैं, जो इंस्टॉलमेंट होता है, जो मूलधन होता है, मूलधन की कटौती 80C में मिलती है और इंटरेस्ट कंपोनेंट की कटौती HP में मिलती है। अगर आप मेडिकल ट्रीटमेंट कराते हो तो आपको 80DD के बेनिफिट्स मिलेंगे। अगर आप हायर एजुकेशन के लिए
अगर आप हायर एजुकेशन के लिए लोन लेते हो, उसका ब्याज चुकाते हो, तो आपको डेफिनेट 80E का बेनिफिट मिलेगा। ई फॉर एजुकेशन याद करने का मैंने ट्रिक बताया था। अगर आपको एक्सपोर्ट से प्रॉफिट्स होते हैं तो वो 10AA के तहत एग्जेम्प्ट हो सकते हैं। इन्होंने हमसे 80E पूछा था। 80E ये वाला हो गया आपका, शिक्षा के लिए लिए गए ऋण पर ब्याज चुकाने पर 80E का आपको बेनिफिट मिलेगा। होप ये MCQ सीरीज़ आपके लिए यूज़फुल रही होगी। इफ़ यस, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर कीजिएगा। कॉमर्स की दुनिया में वीडियोस आपको बहुत काम आएंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। PDF है नीचे अवेलेबल, डाउनलोड कर लीजिएगा। और हमारा ऐप है जिस पर बहुत सारा कंटेंट फ्री में अवेलेबल है और बहुत सारा इम्पॉर्टेंट कंटेंट बहुत ही सस्ती रेट्स पे अवेलेबल है। अगर आप देखना चाहें तो ऐप डाउनलोड कीजिएगा, कॉमर्स पॉइंट ऐप। थैंक यू वेरी मच।